हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारत में यूरोपियों के आगमन की और किस प्रकार से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। उसी कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में बात करी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने डचों के बारे में बात करी। फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे अंग्रेज़ों के बारे में, ठीक है, कि अंग्रेज़ किस प्रकार से यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना होती है, क्या क्या उस समय की परिस्थितियाँ रही और कैसे कैसे जो है धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने जो है एक तरीके से हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने व्यापारिक क्षेत्र को इन्होंने बढ़ाया, ठीक है। प्रारंभिक समय में खूब संघर्ष किया, ठीक है। व्यापारिक कोठी स्थापित करने में इनको लगभग 11-12 साल लग गए, क्योंकि 1608 में जब वो व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी सूरत में, उसको वैधानिकता प्रदान नहीं की गई। पुर्तगालियों का यहाँ पर वर्चस्व हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हमने बात करी कि हॉकिंस जो आया था जहांगीर के काल में, उसके बाद में टॉमस रो स्मिथ आया, है ना। कौन आया? टॉमस रो स्मिथ आया, ठीक है। टॉमस रो स्मिथ जो है व्यापारिक अधिकार पत्र फरमान प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि 1632 ईस्वी में, एक तो मैंने आपको विशेष रूप से बताया था कि गोलकुंडा का जो सुल्तान था उससे 500 पेगोड़ा वार्षिक में, है ना, गोलकुंडा के समस्त व्यापारिक जो बंदरगाह थे वो एक तरीके से किराए पर ले लिए गए अंग्रेजों द्वारा व्यापार करने के लिए, ठीक है। 1639 ईस्वी में अपन ने जो है फ्रांसिस डे की बात करी थी। चंद्रगिरी के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था वेंकटाधर्मला, ठीक है। इनसे मद्रास को इसने जो है क्या ले लिया था, पट्टे पर ले लिया था। मैंने आपको ये भी बताया कि इस फ्रांसिस डे को मद्रास, आधुनिक मद्रास का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि 1641 में सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की गई। ध्यान रखना, सेंट फोर्ट जॉर्ज जो था अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारत में प्रथम दुर्ग माना जाता है, प्रथम जो है किला माना जाता है किसका? अंग्रेजों का। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद में क्या घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, है ना। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। भारत में अंग्रेज, भारत में अंग्रेज, ठीक है। देखो बेटा, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो बात है आपके 1651 की। कब की बात है? 1651। बात कब की है? 1651 की। इस 1651 में मुगल बादशाह शाह शुजा, ठीक है, इस शाह शुजा के हरम में एक स्त्री थी। इस स्त्री का इलाज कर दिया गया और इलाज किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजी डॉक्टर था जिसका नाम था बोटन। क्या नाम था? बोटन। इस बोटन ने शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का क्या किया? इलाज किया और इलाज करने के बाद में इलाज से खुश हो गया। कौन? शाह शुजा। और शाह शुजा खुश होकर के 3000 रुपये वार्षिक में, 3000 रुपये वार्षिक में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ध्यान रखना, देखो इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात थी एक तरीके से, भाई कोई ना व्यापार पूरे के पूरे बंगाल में। भाई अंग्रेज तो चाहते ही ये थे कि जैसे कैसे जो है बंगाल में अपना व्यापार स्थापित कर दे। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये बात सबसे पहले कब हुई? घटना घटित हुई है 1651 में। किसके समय? शाह शुजा के समय। किसके समय? शाह शुजा के समय, जब उसके एक अंग्रेज चिकित्सक था जिसका नाम था बोटन। क्या नाम था? बोटन। इस बोटन ने शाह शुजा के हरम, हरम का मतलब जहाँ रनिवास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी एक महिला का क्या कर दिया गया? इलाज कर दिया गया। और इसी इलाज से प्रसन्न होकर के शाह शुजा ने कहा बंगाल में व्यापार करो और मुझे केवल 3000 रुपये वार्षिक दे देना। आप सोचो, बड़ी बात थी। 1658 ईस्वी में, कब? 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ जो है मद्रास के अधीन कर दी गई। किसके अधीन कर दी गई? मद्रास के अधीन कर दी गई। 1661 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। इस कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ में कर दिया गया और इस विवाह में पुर्तगालियों ने जो बंबई वाला जो क्षेत्र था, ये बंबई का क्षेत्र, देखो अब इनकी हिम्मत देखो इनकी, ठीक है, बंबई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया।
जो लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, जो लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, वो अब भारत में उनकी इतनी औकात बढ़ गई है, समझ रहे हो आप, जो कि वो अपने यहाँ भारत को अपने बाप की बापोती समझ रहे। अरे क्षेत्र भारत का, विवाह पुर्तगाली राजकुमारी का ब्रिटेन के राजकुमार के साथ में, और दहेज में भारत का क्षेत्र मिल रहा है। किस में मिल रहा है? दहेज में भारत का क्षेत्र मिल रहा है। बंबई जैसे प्रांत को दहेज में दे दिया गया 1668 ईस्वी में। कब? 1668 ईस्वी में, लगभग मतलब 7 साल बाद में। 1668 ईस्वी में मात्र 10 पाउंड वार्षिक में, कितने? 10 पाउंड वार्षिक में बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने साहब अंग्रेजों को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है। और इसी चार्ल्स द्वितीय ने 1661 ईस्वी में ही एक काम किया था। क्या काम किया? एक नया फरमान जारी किया, और फरमान जारी करने के बाद में कंपनी को मुद्रा ढालने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी थी, इसको मतलब सिक्के जारी करने, सिक्के डालने, किला बनाने और संधियां करने का अधिकार भी क्या कर दिया था? प्रदान कर दिया था। देखिएगा कि 1651 में शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का इलाज अंग्रेज डॉक्टर बोटन द्वारा किए जाने से खुश होकर शाह शुजा ने बंगाल में ₹3000 वार्षिक के बदले व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे भाई? दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जब पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह किया गया, किसके साथ में? चार्ल्स द्वितीय के साथ। देखिएगा 1661 पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। पुर्तगालियों ने बंबई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया।
ध्यान रखिएगा 1668 ईस्वी में केवल 10 पाउंड वार्षिक के बदले चार्ल्स द्वितीय ने बंबई कंपनी के अधीन कर दी। नोट लगा के लिख रहा हूं। कि 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को भारत में सिक्के डालने, कीलेबंदी, व संधि करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 1661 ईस्वी में एक तरीके से भारत में ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके क्या चीज बेटा, इसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई थी? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है, ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब यहां पर एक व्यक्ति आया 1669 में, और 1669 से लेकर के 1677 ईस्वी तक ये बंबई में रहा गवर्नर के रूप में, जिसका नाम था गेराल्ड ओंगियार। महत्वपूर्ण बनता है, ध्यान रखना। गेराल्ड ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार क्या था? ये गेराल्ड ओंगियार कौन था? तो ध्यान रखना कि 1669 से लेकर के 1677 ईस्वी तक बंबई का गवर्नर रहा। 1669 से लेकर के 1677 ईस्वी तक ये बंबई का क्या रहा? गवर्नर रहा। अब ये गेराल्ड ओंगियार क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसी ने बंबई में एक गोदी का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। इस बंदरगाह की स्थापना की, साथ ही साथ ओंगियार ने यहाँ पर एक टकसाल की स्थापना की। और इसी के साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बंबई के किले की इसने क्या करी? किलेबंदी की। बंबई के किले की क्या करी इसने? किलेबंदी की। बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किलेबंदी का मतलब क्या होता है? किलेबंदी का मतलब ये होता है कि नवीन कार्य करवाना किले में, है ना, दुर्गीकरण करवाना, कुछ नई चीजें उसमें करवाना। तो यही चीज आप क्या बोल सकते हो? इसको किलेबंदी करना बोलते हैं। तो देखो ध्यान रखना, बंबई में एक तो गोदी की स्थापना की, एक इसने क्या करी? टकसाल की स्थापना की, और साथ ही साथ बंबई के किले की इसने क्या करी बेटा? ध्यान रखिएगा कि किलेबंदी की। इन समस्त कारणों से इस गेराल्ड ओंगियार को आधुनिक मुंबई का जनक कहा जाता है या संस्थापक कहा जाता है। आगे बात समझ क्लियर है। 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, इसने बंबई में
एक गोदी की स्थापना की। गोदी मतलब क्या होता है बेटा? बंदरगाह। तथा एक टकसाल। एक टकसाल, टकसाल का मतलब समझते हो? जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं। अगली बात समझ, वह बंबई किले, बंबई किले की किलेबंदी करवाई, किलेबंदी करवाई। इन समस्त कारणों से इन समस्त कारणों से इसे आधुनिक बंबई, आधुनिक बंबई का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। साथ ही साथ ध्यान रखना कि 1687 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट तथ्य है, कंपनी का मुख्यालय, कंपनी का मुख्यालय बंबई, माफ करना, सूरत से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें होगी। देखो 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में मुख्यालय जो था वो सूरत से कहाँ आ गया है? आपका बंबई आ गया। सूरत से कहाँ पर आ गया है? बंबई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब सुनिएगा बात। अब स्थितियां ये हो रही थी, स्थितियां ये हो रही थी कि यहाँ पर जो ये व्यापारी 217 लोगों का जिस समूह की हम लोगों ने चर्चा की, ये समूह लगातार 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 शक्तिशाली हो रहा था। क्या हो रहा था? शक्तिशाली हो रहा था। फिर दूसरी चीज ये कि इनके अलावा ब्रिटेन के जो आम सामान्य जो नागरिक थे, ये सामान्य नागरिक भी चाहते थे कि भारत में आकर के ये क्या करें? व्यापार करें। भारत में आकर के क्या करें? व्यापार करें। तो कहीं ना कहीं एक तो ये भारत में जो पहले से उपस्थित है, ये एक जो ब्रिटेन के सामान्य नागरिक, ब्रिटेन के सामान्य नागरिक वो भी व्यापार करना चाह रहे थे, क्योंकि ये लगातार जो है धनी हो रहे थे। अब सुनो, इसलिए 1694 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है, ध्यान रखना। कब? 1694 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित किया, और अधिनियम पारित करके ब्रिटेन के समस्त नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती। देखो, नोट कि 1694 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित कर
ब्रिटेन के समस्त नागरिकों को, ब्रिटेन के समस्त नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। आगे बात समझ क्लियर है। एक अनुमति प्रदान कर दी कि ब्रिटेन का कोई भी अब सामान्य से सामान्य नागरिक, ब्रिटेन का अब कोई भी सामान्य से सामान्य नागरिक भारत में जा सकता है और भारत में जाकर के वो क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लगभग 4 साल बाद में, लगभग कितने, 4 साल बाद में, मतलब क्या बात, 1698 ईस्वी में जो पहले से कंपनी स्थापित थी, इसी के समानांतर अब एक और सामान्य नागरिकों की कंपनी यहां पर भारत में आ गई है। सामान्य नागरिकों की यहां पर भारत में एक और कंपनी आ गई है। कौन सी? इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट। क्या था? इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट। एक कंपनी तो पहले से थी और दूसरी कंपनी और आ गई, इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट। आ गई बात समझ क्लियर है। और यही 1698 ईस्वी में, यही 1698 ईस्वी में इस समय भारत के मुगल शासक हुआ करते थे जिनका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। ऐसा कहा जाता कि इस औरंगजेब से इन सामान्य नागरिकों के व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की भी बात करी गई। आ गई बात समझ में? देखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि 1698 ईस्वी में एक नई कंपनी क्या चीज? इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट स्थापित हुई। आ गई बात समझ में? क्लियर है। अब 2 कंपनियां हो गई एक तरीके से। क्या हो गई? 2 कंपनियां हो गई। लगभग 4 साल और जोड़ो इसमें, 4 साल और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1702। क्या आएगा? 1702। अब ये एक तो पहले से जो यहां पर अंग्रेज थे, हमने बात करी थी द मर्चेंट्स ऑफ, है ना, लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज की एक नई कंपनी आ गई है, इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट। अब दोनों के बीच में कई सारी चीजों में क्या होने लगा? मतभेद होने लग गया। क्या होने लग गया? मतभेद हो गया। अब इसी संदर्भ में एक और अधिनियम पारित किया गया ब्रिटेन संसद में, और वो ब्रिटेन संसद में जो अधिनियम पारित किया गया वो किया गया 1702 ईस्वी में। ध्यान रखना। तो 1702 ईस्वी का अधिनियम, 1702 ईस्वी का अधिनियम आया साहब। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। 1702 का ईस्वी का अधिनियम यथार्थ रूप में, मैंने आपको कहा था कि जिस हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बात करते हैं, ये यथार्थ वास्तविक रूप में जो कंपनी का अस्तित्व आया ना, पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का,
ये आ रहा है आपको 1702 में, जबकि हम लोग सामान्य रूप में पढ़ते यही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी कब, 1600 ईस्वी में। लेकिन वास्तविक रूप में यदि हम लोग बात करें तो 1702 और 1707 के दो अधिनियम विशेष महत्वपूर्ण बन जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कैसे बेटा? तो 1702 में ब्रिटेन सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, और अधिनियम पारित करने के साथ ही साथ दोनों कंपनियां, एक तो जो पहले से थी लंदन वाली, ठीक है, और दूसरी अभी अभी हमने बात करी इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट, है ना, इन दोनों की दोनों कंपनियों को, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट और लंदन ट्रेडिंग वाली जो कंपनियां थी, इन दोनों की दोनों कंपनियों को क्या कर दिया, विलय कर दिया। और विलय करने के बाद में इस कंपनी का संयुक्त नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? सुनो, संयुक्त नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, और इसे ही कालांतर में हमने नाम ले दिया क्या, BIC, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1702 के अधिनियम के द्वारा इन दोनों की दोनों कंपनी, कौन कौन सी कंपनी, एक तो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट इंडियन ईस्ट, ठीक है ना, और दूसरी जो पहले से यहां पर स्थापित कंपनी थी, इन दोनों का विलय कर दिया गया। और कालांतर में इन दोनों के विलय को ही हमने विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हम इसे जानते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है ना? देखो, फैक्ट ज़्यादा है, फालतू के हैं, हालांकि इतना यहाँ से आपसे कोई प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में रहे। अब देखो, 1707 में एक और अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो अधिकार थे, इन कंपनी के अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? कंपनी के अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ इस 1707 के अधिनियम के द्वारा, ध्यान देना, कंपनी को कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, यहां पर किलेबंदी करने, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यहां पर किलेबंदी करने, युद्ध करने और संधि करने के समस्त अधिकार क्या कर दिए गए? प्रदान कर दिए गए। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिएगा, 1702 ब्रिटेन सरकार ने यह अधिनियम पारित कर दोनों कंपनियों का विलय कर दिया। विलय के बाद संयुक्त नाम, विलय के बाद संयुक्त नाम, देखिएगा, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड The United Company of Merchants of England trading to the East Indies कर दिया गया। जिसे कालांतर में हमने
कालांतर में BIC मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। अब देखिएगा 1707 का अधिनियम। अब देखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा विशेष बात बन जाती है क्या? BIC लिख रहा हूं मैं। अब क्या क्या लिख रहा हूं? BIC, ठीक है ना? आगे बात समझ। 1707 के अधिनियम द्वारा अब जो ये कंपनी आई, इस कंपनी को कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, BIC को कलकत्ता, मुंबई व मद्रास, कलकत्ता, मुंबई व मद्रास, कलकत्ता, मुंबई व मद्रास। आगे बात समझ में किलेबंदी करने, युद्ध करने, संधि करने, टकसाल स्थापित करने, इत्यादि के समस्त अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को असीमित कर दिया गया। अगली विशेष महत्वपूर्ण बात, देखो सुनो, इसी दौरान एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या बता? देखो 1698-99 ईस्वी में बंगाल के एक सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था अजीमुसान। क्या नाम था? अजीमुसान। इस अजीमुसान से फरमान प्राप्त करके अंग्रेजों ने, इसी के नीचे एक व्यक्ति और था जिसका नाम था इब्राहिम खां। क्या नाम था? इब्राहिम खां। तो इस इब्राहिम खां के माध्यम से अंग्रेजों ने मात्र 1200 रुपए में 3 गांव की ठेकेदारी ले ली। 3 गांव इन्होंने ठेके पे ले लिए। कौन कौन से? सुतानुती, गोविंदपुर और कालीघाट, या कई जगह कालीकट मिलता है। ठीक है, यही कालीकट कलकत्ता। ठीक है, तो यहीं पर इनको 1200 रुपए वार्षिक में खरीद लिया गया।
और 1699 ईस्वी में, कब? 1699 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉब चार्नॉक। क्या नाम था? जॉब चार्नॉक। इस जॉब चार्नॉक ने फोर्ट विलियम, क्या चीज? फोर्ट विलियम किले की स्थापना की, और यहीं पर हुगली के किनारे था ये। यही इसी जगह को कालांतर में कलकत्ता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? कलकत्ता के नाम से। 1700 ईस्वी में मद्रास को कलकत्ता से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ध्यान रखना, बंगाल को और मद्रास को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1698-99 ईस्वी में, 1698-99 ईस्वी में बंगाल के अजीमुसान से फरमान प्राप्त कर अंग्रेजों ने 3 गांव कौन कौन से? देखो, गोविंदपुर, सूतीनुती और कालीघाट, या कई जगह आपको नाम मिलता है कालीकट। 1200 रुपए वार्षिक में प्राप्त कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनता, ध्यान देना, कि 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में जॉब चार्नॉक ने यहीं पर फोर्ट विलियम नामक, है ना, उस समय के राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम तृतीय। इसी के नाम के आधार पर ये किले की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम की स्थापना की। जिसे कालांतर में कलकत्ता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? कलकत्ता के नाम से जाना गया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। सत्रह सौ ईस्वी में चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तथा बंगाल बोले तो बेटा क्या? कलकत्ता को मद्रास से पृथक कर दिया गया।
आ गई बात समझ में? तो ये काम हुआ है कब? 1700 ईस्वी में। कब हुआ है? 1700 ईस्वी में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इस तरीके से चीज़ें कंपनी की एक तरीके से यहाँ भारत में क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। अब देखो 1715 ईस्वी में एक और खतरनाक बात हुई। क्या बात हुई? 1715 ईस्वी में मुगल बादशाह थे जिनका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। बात कब की? देखो 1715 ईस्वी में यहां पर मुगल बादशाह हुआ करते थे। क्या चीज है? मुगल बादशाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुगल बादशाह जिनका नाम क्या था? फर्रुखसियर। कौन थे? फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर को एक बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, मानसिक बीमारी थी, है ना? बहुत खतरनाक बीमारी से पीड़ित था। कौन? फर्रुखसियर। कौन पीड़ित था? फर्रुखसियर। आ गई बात समझ? क्लियर है? इसी फर्रुखसियर के समय 1715 ईस्वी में कंपनी ने इस फर्रुखसियर के समक्ष जॉन सरमन की अध्यक्षता में, ध्यान रखना यहां पर, ध्यान रखना क्या चीज कि कंपनी ने, किसने? कंपनी ने जॉन सरमन, व्यक्ति का नाम क्या है? पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका। जॉन सरमन की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। क्या भेजा? शिष्टमंडल भेजा। इसी शिष्टमंडल के साथ, इसी शिष्टमंडल के साथ में ध्यान रखिएगा कि एक शल्य चिकित्सक था। शल्य चिकित्सक का मतलब जो दिमाग का इलाज करता हो, खोपड़ी की, है ना? इस शिष्टमंडल के साथ में एक शल्य चिकित्सक था। क्या था भाई? शल्य चिकित्सक था। और शल्य चिकित्सक का नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्या नाम था? हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। इस शल्य चिकित्सक ने, इस शल्य चिकित्सक हैमिल्टन ने क्या किया? फर्रुखसियर का इलाज किया। फर्रुखसियर का क्या किया? इलाज किया। आ गई बात समझ में? और इसको जो गंभीर बीमारी थी, इस गंभीर बीमारी से मुक्त करवाया। गंभीर बीमारी से क्या करवाया? मुक्त करवाया। किसको? फर्रुखसियर को। ऐसा कहा जाता है कि 2 साल लग गए इसमें। कितने साल लग गए? 2 साल। 1717 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, 1717 ईस्वी में क्या चीज? 1717 ईस्वी। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। क्या ध्यान रखोगे कि 1717 ईस्वी में इसी फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर के, इसके इलाज से प्रसन्न होकर के अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का एक दस्तक, दस्तक मतलब होता है सरकारी आदेश। दस्तक का मतलब क्या होता है? सरकारी आदेश जारी कर दिया। किसने? 1717 में फर्रुखसियर ने। किसने किया? फर्रुखसियर ने। आ गई बात समझ? तो 1717 ईस्वी में प्रसन्न होकर के, क्या चीज है? प्रसन्न होकर संपूर्ण बंगाल में, क्या चीज है? संपूर्ण बंगाल में अंग्रेजों को, किसको? अंग्रेजों को
ध्यान रखना, अंग्रेजों को मात्र 3000 के बदले, मात्र 3000 वार्षिक, 3000 वार्षिक के बदले, ठीक है ना, मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार, ठीक है ना, कैसा, कर मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। कर मुक्त व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। इसके साथ ध्यान रखना दूसरी चीज क्या, बंबई में, कहां पर बेटा, बंबई में इन अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। बंबई में इनको क्या, सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। बंबई में सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान कर दिया। जिसे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में, जिसे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में वैधानिकता प्रदान की। अब देखो ध्यान रखना, इसके अलावा मैं इसी को आगे लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना कि इसी फरमान के तहत, इसी फरमान के तहत कलकत्ता के, क्या चीज, कलकत्ता के 38 गांव, कितने, 38 गांवों की भूमि खरीदने का जो है, भूमि खरीदने का की अनुमति प्रदान की गई। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि सूरत में, कहां पर, सूरत में 10,000 रुपए के बदले सारा व्यापार करने का अधिकार पत्र भी इसी में प्रदान कर दिया गया। आगे बात समझ, इतिहासकार जो ओर्म हुए, इस इतिहासकार ओर्म ने इस दस्तक को, इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र, या फिर हम बोलें तो घोषणा पत्र। इतिहासकार ओर्म ने कहा कि इससे बड़ा अधिकार कभी भी कंपनी को आज तक नहीं मिला था, और यही कारण था कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्य की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। इस मूर्ख व्यक्ति ने अंग्रेजों को समस्त अधिकार प्रदान कर दिए। इसीलिए ध्यान रखना कि मुगल काल में इसी फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। इतिहासकार ओर्म ने इस दस्तक को कंपनी का मैग्ना कार्टा, कहा। ठीक है, और लास्ट बात है कि फर्रुखसियर को
इतिहास में घृणित कायर, क्या चीज है? घृणित कायर कहा जाता है। बातें और लिख रहा हूं मैं आपको, जैसे कि इंग्लिश कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज इंटरलोपर, क्या चीज? इंटरलोपर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इंटरलोपर कहलाते थे। कंपनी के ऐसे कर्मचारी जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे, उन्हें दस्तदांज कहा जाता था। दस्तदांज कहा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर होएगा भाई? कलकत्ता में था। कहां पर था? कलकत्ता में। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, क्या चीज? कि भारत में, क्या चीज? भारत में अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन होएगा? अकबर। जबकि प्रथम व्यापारिक कोठी
की स्थापना के समय कौन था? जहांगीर। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर हुगली पर अधिकार किए हुए अंग्रेजों का दमन किया था। ठीक है, औरंगजेब को उस समय यदि ढंग से मौका मिल जाता ना तो ये इनका सबका सत्यानाश कर ही देता। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है तो ध्यान रखना। इसने एक फरमान जारी किया और हुगली पर जितने भी अंग्रेज थे ना उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। महिलाओं को तो मुगल हरम में ला करके छोड़ दिया और अंग्रेजों को बच्चों तक को भी काट दिया गया था। अंग्रेज मुक्त करने का आदेश दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इस तरह की बातें मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर क्या हो गई है? स्थापना हो गई है। ठीक है, किस प्रकार से अब इनका जो मूल लक्ष्य रहा, इनके जीवन का मूल लक्ष्य जो रहा इन अंग्रेजों का, वो रहा था बंगाल। ठीक है, क्योंकि बंगाल सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था उस समय तत्कालीन भारत में। ठीक है, आगे बात समझें बंगाल में और क्या क्या चीज़ें थी, किस किस प्रकार से थी और किस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे करके इन्होंने बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना की। और यही इसी बंगाल के माध्यम से संपूर्ण भारत में लगभग एक तरीके से हम लोग देखें विशद रूप में, ठीक है ना, एक तरीके से अब वहाँ से देखें तो फिर 1600 से लेकर के 1950 ईस्वी तक ही मानते हैं, लेकिन हाँ शुद्ध रूप में इन्होंने भारत के ऊपर 197 वर्ष 197 ईयर्स, ठीक है, लगभग जो है बड़ी क्रूरता के साथ और अत्याचार पूर्वक जो है शासन स्थापित किया था किसने? अंग्रेजों ने। आगे बात समझे। तो ये आज हमने बात कर ली है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में किस प्रकार से स्थापना हुई। और अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, हम लोगों ने इससे पूर्व की जो चीज़ें थी पढ़ चुके थे। आज हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? 1651 ईस्वी से। कहाँ से? 1651 ईस्वी में, जहाँ शाह शुजा के हरम की एक स्त्री का क्या किया गया था? इलाज किया गया था। अंग्रेजी डॉक्टर था जिसका नाम था बोटन, है ना। और इसी से वो प्रसन्न होकर के बंगाल में जो है उन्होंने क्या चीज़ 3000 रुपये, है ना, वार्षिक के बदले व्यापार करने का अधिकार दिया था। सबसे पहले तो किसने? शाह शुजा ने। बाद में इसी अधिकार पत्र को एक तरीके से बढ़ा दिया गया था किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा, जहाँ फर्रुखसियर के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें कर दी गई। ठीक है, बम्बई में सिक्के डालने का अधिकार दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये जो सिक्के डाले गए इन सिक्कों को समस्त संपूर्ण भारतवर्ष में, है ना, एक वैधानिकता प्रदान कर दी गई कि अंग्रेजों का कोई भी सिक्का है तो वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें की गई। ठीक है, आगे बात समझिए। कलकत्ता के लगभग 38 गांव, 38 गाँव की भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया गया। सूरत में 10,000 वार्षिक के बदले, है ना, जितने भी व्यापारी कोठियाँ कंपनियाँ स्थापित करना चाहो सब कर सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें इनके द्वारा कर दी गई थी। तो ध्यान रखना, कंपनी द्वारा एक प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न भी बन सकता है कि कंपनी द्वारा कहाँ डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखना कि मुंबई में जो सिक्के डाले गए थे पहली बार, उन्हीं को जो है संपूर्ण मुगल साम्राज्य में क्या है? वैधानिकता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है विशेष रूप में 1661 वाला, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी। कितना टाइम है?
से ये यहाँ पर अपना अधिकारी कर लिया इन्होंने कि बम्बई जैसे क्षेत्र को उन्होंने दहेज में दे दिया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस राशि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।